2026 में आप सिलेक्शन ले सकते हो। बस लग जाओ, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। कैलेंडर भी आ चुका है, मई जून 26 में आपका एग्जाम होगा। अब कैसे कैसे आप डिपार्टमेंट चूज करते हैं, डिपेंड ऑन योर नंबर, डिपेंड ऑन योर रैंक। जहां जहां पे मैं स्टार बना रही हूँ, ये सारे टॉप डिपार्टमेंट्स हैं जहां जनरली स्टूडेंट जाके काम करना चाहते हैं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, एसएससी जेईई 2026 का कैलेंडर आ चुका है। मई जून 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मंथ्स आपके पास हैं फॉर द प्रिपरेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट सीबीटी 1 एसएससी जेईई 2025 कंप्लीट करके आए हैं और हो सकता है कि कुछ मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुक रहा हो, लास्ट ईयर के कट ऑफ को आप रीच नहीं कर पा रहे हो। सो दिस इज द टाइम कि आप अपना गोल शिफ्ट करिए एसएससी जेईई 2026 की तरफ, बिकॉज आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है और यही प्रिपरेशन को थोड़ा सा अगर आप और इन्हांस कर दोगे तो श्योर 2026 में आप सिलेक्शन ले सकते हो। ये तो वो एस्पिरेंट्स के लिए मैंने आपको गाइडेंस दी जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 25 में भी अपेयर हो चुके हैं। इसके अलावा जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो अब 2026 के लिए एलिजिबल होंगे, ये सेशन डेडिकेटेडली वो एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है, बिकॉज यू हैव 5 to 6 मंथ्स। दिस इज द राइट टाइम, गुड टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। इससे कम टाइम में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस एग्जाम को क्लियर करना। तो इस सेशन में मैं आपको 360 डिग्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। क्या प्रमोशन होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कितना टाइम किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आप सिलेक्शन भी ले पाओ, ठीक है। इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए, बट कंसिस्टेंसी से सरफेस लेवल पर सिलेबस कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एसएससी जेईई 2026 में आप डेप्थ में ना जाके पूरा ओवरऑल सिलेबस कवरेज पर फोकस करोगे, सरफेस पर जितनी भी चीजें हैं वो सब कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, सो देयर इज अ चांस यू विल गेट द सिलेक्शन। सो विदाउट एनी डिले सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एसएससी जेईई के बारे में, हम जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, सैलरी एंड डिपार्टमेंट हो गया, इसी के साथ प्रमोशन किस तरीके से होता है, पर्क्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं उसके बारे में बात करेंगे, एज लिमिट हो गया, नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं आपको दिखाऊंगी 2023 में कितनी आई थी, 2024 में कितनी आई थी, 2025 में कितनी आई थी, और इसी तरीके से आप 2026 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको ओवरऑल आइडिया लगे कितने मार्क्स हमें एटलीस्ट लेके आने हैं, उसके हिसाब से सिलेबस कवरेज का तरीका क्या होना चाहिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। एंड मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी आपको दे दिया है। अगर आप चाहते हो जूनियर इंजीनियर बनना, आप बस कॉलेज अपना कंप्लीट कर रहे हो, आप एसएससी जेईई 2026 के लिए एलिजिबल हो, बस लग जाओ, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। अच्छा खासा टाइम है, सिलेबस भी इतने ही मंथ्स का है जितने मंथ्स आपके पास है, ठीक है। कैलेंडर भी आ चुका है, मई जून 26 में आपका एग्जाम होगा, तो लग जाओ, प्रिपरेशन स्टार्ट करो बिना किसी नेगेटिव थॉट के। कंसिस्टेंटली 6 से 7 घंटा आपको पढ़ना है, यू विल गेट द सक्सेस, ओके। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अबाउट एसएससी। तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, प्रेस्टिजियस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जूनियर इंजीनियर की। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो लेवल पे बेटा ये एग्जाम आपका होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये ग्रुप बी की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट सम अदर पॉइंट्स। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आपको मिलती है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं सैलरी की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 से 60,000 के बीच में आपकी सैलरी यहां पर होती है, ठीक है। सो दिस इज द रेंज ऑफ द सैलरी, डिसेंट सैलरी है। आप फ्रेशर हो, 5 महीना मेहनत करोगे एसएससी जेईई 2026 एग्जाम के लिए, इस सैलरी पे आपकी पोस्टिंग होगी। यहाँ पर सिलेक्शन के लिए जो नॉलेज आपकी इंक्रीज होगी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, वो आपको अदर एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगी। तो ये एक चेन रिएक्शन है, एसएससी से शुरुआत करते हैं स्टूडेंट, एसएससी में सिलेक्शन लेते हैं, फिर आरआरबी में सिलेक्शन लेते हैं, फिर अपने स्टेट के जेईई के एग्जाम्स में सिलेक्शन लेते हैं, एई में सिलेक्शन लेते हैं, बिकॉज एई जेईई के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबका सिलेबस मोर और लेस कॉमन ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो एसएससी में आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब कैसे कैसे आप डिपार्टमेंट चूज करते हैं, डिपेंड ऑन योर नंबर, डिपेंड ऑन योर रैंक, आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट अलॉट करे जाते हैं, ठीक है। जिसमें से आप देख सकते हो एक डिपार्टमेंट आपका है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ,
ठीक है। इसी के साथ साथ आपको सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन हो गया, सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया। अच्छा, मैं स्टार बनाना चाहूंगी, ये प्रायोरिटी होती है स्टूडेंट्स की, ये भी प्रायोरिटी होती है स्टूडेंट्स की। जहां जहां पे मैं स्टार बना रही हूँ ये सारे टॉप डिपार्टमेंट्स हैं जहां जनरली स्टूडेंट जाके काम करना चाहते हैं। ठीक है, एलिजिबल ब्रांचेस भी लिखी हैं। तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, आप सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हो और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स हो तो आप इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हो। ये तीनों ही ब्रांचेस इस एग्जाम में एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो नवल आपको देखने को मिलेगा, फरका बैराज हो गया, ये भी काफ़ी पॉपुलर डिपार्टमेंट है MES का, यहाँ पर भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं। ठीक है, फिर NTRO आपका हो गया, NTRO हो गया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एक आपका यहाँ पर ये डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है। डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबल ब्रांचेस भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, अच्छा CPWD में मैं बता दूँ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही एलिजिबल होते हैं सिविल के साथ। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो सबसे पहले आप जूनियर इंजीनियर बनोगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप असिस्टेंट इंजीनियर बनते हो, आपका प्रमोशन होता है, और उसके बाद आप जाके बनते हो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो ये प्रमोशन की जर्नी होती है आफ्टर द सिलेक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं। पर्क्स की बात करें तो देखो भाई, गवर्नमेंट जॉब है, बहुत सारे पर्क्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम सैलरी आपको बहुत सहूलियत मिलती है, बहुत सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं, जैसे आपका डेयरनेस अलाउंसेस हो गया, मेडिकल अलाउंसेस हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, फ्री वर्क ट्रिप्स आपको मिल जाती हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है, पेड लीव्स मिलती हैं, पेंशन स्कीम भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, तभी तो लोग जाना चाहते हैं ना गवर्नमेंट में। प्राइवेट में क्या हो, प्राइवेट में देखो एक तो जॉब रिस्क है, ऊपर से एक्स्ट्रा आवर्स की ड्यूटी होती है, आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, और गवर्नमेंट में जस्ट ऑपोजिट आपको वर्क आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो आपको देखने को मिलती है, डिसेंट सैलरी मिलती है। अपार्ट फ्रॉम सैलरी गवर्नमेंट आपका पूरा टेक केयर करता है डिफरेंट अलाउंसेस के थ्रू, डिफरेंट मेडिकल स्कीम्स के थ्रू। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट में देखने को मिलते हैं। अगर आप फ्रेशर हो और आप जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो SSC JEE इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम जहाँ पर आप अपेयर हो सकते हो। सिंपल सिलेबस है, ईजी एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप एवरेज स्टूडेंट हो मगर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, आप बहुत मेहनत कर सकते हो, दिस इज़ द एग्ज़ाम विच इज़ फॉर यू। आप सिलेक्शन ले लोगे और एक अच्छी स्टार्ट हो जाएगी आपकी लाइफ की। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द एंडिंग बट दिस इज़ द गुड स्टार्ट। ओके, सो आगे बात करते हैं। ये पर्क्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एलिजिबल ब्रांचेस मैंने आपको बताई दी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो डिपार्टमेंट वाइज आपको एज लिमिट यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया अप टू 30 ईयर्स, फिर CPWD हो गया 32 ईयर्स, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन 30, CWC 32 ईयर्स, और उसके बाद जितने भी यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं सब में अप टू 30 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर हो, प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हो, ऑब्वियसली आप अंडर 30 हो गए, आराम से तैयारी करो, 5-6 महीने की बात है, पूरी जान लगा दो और फिर आप रिजल्ट देखना और अपनी लाइफ में चेंज देखना कितना बड़ा आता है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो 2024 की वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हो, टोटल 1765 वैकेंसीज इंक्लूडिंग ऑल द डिपार्टमेंट एंड ऑल द ब्रांचेस आपको देखने को मिली थी। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ वैकेंसीज जो थी वो सिविल के एस्पिरेंट्स के लिए थी और बची हुई जो वैकेंसीज थी वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के एस्पिरेंट्स के लिए थी। इसी तरीके से 2025 का जो अभी एग्जाम चल रहा है जिसका CBT 1 हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है, CBT 2 की तैयारी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो 1731 आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसीज आती हैं हर साल, और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि ये शॉर्ट एग्जाम है, हर साल कंडक्ट होता है, बहुत ही कंसिस्टेंटली इसके एग्जाम्स देखने को मिलते हैं, डिसेंट वैकेंसीज आती हैं, फटाफट ज्वाइनिंग हो जाती है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके हमने टॉपर स्टॉक किए, अभी वो सिलेक्ट हो चुके हैं। रिसेंटली CBT 2 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की वीडियो हमने अपलोड करी थी योगेंद्र तिवारी की, वो भी हमारे एस्पिरेंट थे। ठीक है, उन्होंने भी प्रिपरेशन करी, अभी CPWD मुंबई में काम कर रहे हैं, टॉप डिपार्टमेंट मिला है, ही इज़ वेरी हैप्पी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्राउड मोमेंट फील होता है, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है, एक कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में कि यस आई एम डूइंग गुड। अभी वो डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UPAE का आया था उसकी भी वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरी सून ही विल बी सिलेक्टेड इन अदर एग्जाम्स टू, और फिर उसके बाद वो स्विच कर जाएंगे जो भी बेटर अपॉर्चुनिटी आगे देखने को
मिलेगी। तो इसी तरीके से शुरुआत होती है, एक छोटी सी शुरुआत एसएससी हो गई, उसके बाद वही नॉलेज आगे जाके आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। ठीक है, इस एग्जाम के पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया CBT 1 होगा और CBT 2 होगा। CBT 1 में आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जाती है, 50 नंबर की आती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिक्स मार्क्स हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं और इंजीनियर्स के लिए सबसे इजी होता है इस पोर्शन को कवर करना। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपके जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गई। ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, ये सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और 100 क्वेश्चन डायरेक्ट जनरल इंजीनियरिंग के पूछे जाते हैं। जनरल इंजीनियरिंग मींस मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिविल के हो तो सिविल के, और इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल अगर आप देखोगे 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और टोटल क्वेश्चन भी 200 आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ 2 आवर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। आप देखो, काउंट करो थोड़ा सा, 120 मिनट्स हैं, 200 क्वेश्चन है, लेस देन 1 मिनट आपको मिलता है फॉर 1 क्वेश्चन। तो यही तो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी ना, डेप्थ इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम। आपको डेप्थ में नहीं जाना है, आपके पास फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए, एक फाउंडेशनल नॉलेज होनी चाहिए आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की और नॉन टेक्निकल की। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो थ्योरेटिकल होंगे, प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, पढ़ा होगा इमीडिएटली आप टिक कर दोगे। और 10% जो क्वेश्चन बचे वो क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, फॉर्मूला याद होगा तो फटाफट आपके क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। सो पेपर इज वेरी इजी फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना बेसिक फंडामेंटल्स और बेसिक नॉलेज और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखे हैं, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आप देखोगे 0.25 की आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी फॉर द रॉन्ग आंसर। ठीक है, इसी के साथ पेपर 2 होगा, पहले पेपर 1 होगा, पेपर 1 का कट ऑफ आएगा, अगर आप कट ऑफ क्लियर कर जाते हो फिर पेपर 2 आपका होता है। पेपर 2 में सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग आती है, आपके डिपार्टमेंट के ही यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 120 मिनट्स का ये आपका पेपर होता है। इसका अगर आप लेवल देखोगे, लास्ट 2 ईयर्स के पेपर मैंने यहाँ पे देखे, इसमें भी उससे पहले कन्वेंशनल होता था बेसिकली। ठीक है, अभी ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, कुछ सालों से CBT 2 होने लगा है, अदरवाइज सेकंड स्टेज जो था वो आपका कन्वेंशनल पेपर था, लाइक EAC की तरह जैसे होता है, जैसे आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, बट अब ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और इसमें भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट येस थोड़ा लेवल CBT 1 के कंपेरिजन में अपग्रेडेड होता है। तो जब बच्चे तैयारी करते हैं ना, सो यू शुड फोकस ऑन द CBT 1, क्योंकि उसमें भी टेक्निकल पूछा जा रहा है, यहाँ पे भी टेक्निकल पूछा जाएगा। तो आप CBT 1 की तैयारी करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और साथ ही साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लगाते जाते हो। जैसे ही आपका CBT 1 हो जाता है तो 1 और 2 के बीच में आपको 2 to 3 मंथ्स का गैप मिल जाता है आराम से, कई बार इससे ज़्यादा भी मिल जाता है। तो वो जो 2 to 3 मंथ्स का गैप है ना, स्टूडेंट उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं, क्योंकि टेक का पूरा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है। CBT 1 में वही टेक पूछा गया था, अब CBT 2 में भी वही टेक पूछा जाएगा, बस कमी कहाँ रह जाती है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो वो डेली बेसिस पर डेली 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, मॉक लगाते हैं, वो जो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वो CBT 1 के बाद हो जाता है। ठीक है, तो इस एग्जाम में भी अगर आप देखोगे ना तो 5 to 6 मंथ्स यू आर गेटिंग फॉर द CBT 1 एंड देन यू विल गेट सम मोर मंथ्स फॉर द CBT 2 एग्जाम ऑल्सो। तो अच्छा खासा टाइम मिलेगा, बस आपको CBT 1 पर फोकस करना है, सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करना है, देन यू विल गेट टाइम फॉर द इम्प्रूवमेंट फॉर दी CBT 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, प्योर टेक्निकल है, फिर यहाँ पे नॉन टेक आपसे नहीं पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। तो नेगेटिव मार्किंग से वही स्टूडेंट्स बच पाते हैं जिनका नॉलेज बहुत इम्प्रूव्ड होता है, तो वो नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे। अदरवाइज आप वो सेमेस्टर की तरह तुक्का लगाओगे, ठीक है, और रैंडम टिक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके बहुत सारे मार्क्स जाने वाले हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सिलेबस। सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेबस की बात करती हूँ। सिलेबस की अगर हम बात करें बेसिकली तो 2025 का जो नोटिफिकेशन है उसमें जो सिलेबस दिया है वही सेम सिलेबस 2026 में भी पूछा जाएगा, वही 2024 में भी पूछा गया। ठीक है, तो सिलेबस बहुत फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होता है, तो आप इसी सिलेबस के साथ स्टिक होके चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे अगर सिलेबस की बात करें, पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसमें पूरी रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। यहाँ पर आप सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, लेट मी जूम, ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिखे हुए हैं। नंबर सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन हो गया। यू कैन रीड ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज मेंशन इन दिस पीडीएफ। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस देखोगे तो यहाँ पे देखो जरा क्लियरली लिखा है, अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम and its application to society. Question will also be designed to test the knowledge of current events. current affairs भी आती है इसमें, ठीक है। डे टू डे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, स्पेशली पर्टेनिंग द हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटी हो गई, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। मतलब कुल मिला के हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमी आएगा, इन्वायरमेंट आएगा, साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर आपका जो सिविल इंजीनियरिंग का पूरा कंबाइंड सिलेबस है, मैं सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ। जैसे कि आपसे यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ठीक है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन हो गया, सर्वे हो गया, सॉइल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स आपसे पूछा जाएगा, हाइड्रोलिक मशीन से क्वेश्चन आएंगे, इरिगेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गई, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गई। ये सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सिविल में पूछे जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, सर्किट लॉ हो गया, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गया, ठीक है, सिंक्रोनस मशीन आपकी हो गई, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ऑल दीज सब्जेक्ट्स they are going to ask. Okay, now let's talk about the mechanical engineering aspirants सिलेबस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखोगे टॉम पूछा जाएगा, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद जो मेजर चंक है वो आपका अप्लाइड थर्मो का है, आपसे बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछी जाएगी, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मटेरियल साइंस हो गया। मतलब पूरा कंबाइंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है दैट यू नीड टू कवर, ठीक है, उससे ही सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द सिलेबस, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, और कट ऑफ अगर आप देखो 2023 का पहले मैं आपको दिखाती हूँ। अनरिजर्व्ड का देख लो, रिजर्व के अंदर ही बाकी सारे कैटेगरी के कट ऑफ आ जाएंगे। तो सिविल की अगर मैं 23 की बात करूँ तो 108 गया था, 200 नंबर का पेपर था, 108 कट ऑफ गया था, ठीक है। उसके बाद अदर कैटेगरीज के लिए नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यू कैन सी। इसी के साथ साथ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखोगे तो अनरिजर्व में भी 131 के आसपास गया था, ओबीसी में भी 131 के आसपास गया था, एसएससी जेईई 2023 में। सीबीटी 1 का कट ऑफ मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाजा लग सके कि 200 मार्क्स का जो पेपर है कितने मार्क्स आपको लेके आने। एंड यू शुड टारगेट 140 प्लस। वाई यू शुड टारगेट 140 प्लस? बिकॉज ये स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। आपको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए ना, आप सीपीडब्ल्यूडी जाना चाहते हो, सीडब्ल्यूसी जाना चाहते हो, एमईएस जाना चाहते हो, वहां के लिए आपको मार्क्स अच्छे चाहिए। और सीबीटी 1 सीबीटी 2 के मार्क्स जुड़ते हैं बाद में जाके, क्योंकि ये लेवल 1 है, ये ज्यादा इजी है, इसमें ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। अगर आप 140 प्लस टारगेट करके चलोगे फिर सीबीटी 2 एग्जाम में अपेयर होगे, देखो 140 प्लस टारगेट करा, डेफिनेटली आपका कट ऑफ निकल जाएगा। फिर सीबीटी 2 में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह भी गई ना, बट दोनों पेपर के मार्क्स मिला के आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे कि आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। बट सीबीटी 1 में ही अगर आप जस्ट कट ऑफ के पीछे भागोगे तो फिर दिक्कत है, आप फिर पहुंचोगे बीआरओ में, फिर आपको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। सो यू शुड टारगेट 140 प्लस 150 प्लस, एंड स्टूडेंट्स लेके भी आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं जो टॉप डिपार्टमेंट में जा रहा है ना, वो टारगेट कर रहा है कि रीजनिंग में 50 में से 45 मार्क्स तो आ ही जाएं, और पॉसिबल है। जीएस में उतना स्कोर करना पॉसिबल नहीं होता है, तो 50 में से मैक्सिमम 30 मार्क्स टॉपर से स्कोर कर लेते हैं। और टेक्निकल में बहुत आसान है 90 तक पहुंचना, बहुत आसान है, वेरी इजीली यू कैन स्कोर 90 प्लस मार्क्स। बस खाली आपको सिलेबस कवरेज पर अच्छे से फोकस करना है, क्लास में जो नोट्स बनवाए जा रहे हैं उसको बनाइए और रेगुलर रिवीजन करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो ये 23 का है। 24 अगर आप सिविल देखोगे तो अनरिजर्व्ड 122 थोड़ा बढ़ गया था,
ठीक है। 122 अनरिजर्व में सिविल का कट ऑफ था। मैकेनिकल का देखोगे तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंबाइन कट ऑफ आता है, तो कॉमन अगर आप देखोगे तो 132 के आसपास था, तो मोर और लेस सेम ही था। पिछले साल 23 में 131 रहा, 24 में 132, अभी 25 का कट ऑफ आया नहीं है, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं करा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट SSC JEE एग्जाम। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, किस तरीके से सैलरी होती है, प्रमोशन होता है, क्या डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी। देखो, ये जो आपका GS का पोर्शन है ना, दिस इज द 4 मंथ प्रोसेस। 4 महीने में पूरा सिलेबस आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपने दिन को 2 भागों में डिवाइड करिए। मॉर्निंग का जो स्लॉट है आप GS के लिए डिसाइड करो, डेली 4 to 5 आवर्स आप GS पढ़ो और डेली 4 to 5 आवर्स आप टेक्निकल पढ़ो। तो मॉर्निंग का टाइम पूरा GS नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए एंड इवनिंग का टाइम पूरा टेक्निकल पोर्शन के लिए आप रखो। इसी के साथ साथ बहुत सारे वेटेज एनालिसिस वीडियोस भी मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर बना के आपको दिए हैं। सिविल के भी मिल जाएंगे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के भी मिल जाएंगे। आप देखो कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हाईली वेटेज हैं। रीजनिंग तो हाईली वेटेज है, 50 मार्क्स की डायरेक्ट आ रही है, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। फिर उसके बाद आपको GS पे फोकस करना है, बिकॉज विदाउट GS रीजनिंग में सिर्फ 50 नंबर लाके कट ऑफ क्लियर नहीं करा जा सकता। ठीक है, अब GS में भी देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। टेक्निकल में देखो कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके हिसाब से सीक्वेंसिंग बनाइए। सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सबको हाई टू लो वेटेज में अलाइन करिए और उस हिसाब से आप सब्जेक्ट कंप्लीट करना शुरू करिए। मैक्सिमम 5 मंथ्स चाहिए अगर आप डेली 8 to 10 आवर्स पढ़ रहे हो टू कंप्लीट दिस सिलेबस, और आपके दिमाग में रिटेन भी हो जाएगा। मतलब 8 to 10 आवर्स आप खुद से बोल रही हो ना, दैट इज नॉट ओनली फॉर दिस सिलेबस कवरेज। फर्स्ट 2-3 मंथ्स तो आपका जाएगा, देन उसके बाद इसमें से भी कुछ टाइम आप बचाने लगोगे फॉर द रिवीजन। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। अब आपको पूरी कंप्लीट स्केड्यूलिंग अगर चाहिए, मॉर्निंग टू इवनिंग शेड्यूल चाहिए, किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट उठाने चाहिए, देन यू कैन कमेंट मी इनटू द कमेंट बॉक्स। अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को लगेगा रिक्वायरमेंट है, देन डेफिनेटली आई विल कम अप विद द कंप्लीट स्टडी प्लान फॉर द SSC JEE 2026 एग्जामिनेशन। ओके, सो दिस इज द एंटायर knowledge which I already shared with you all, and I am wishing you all the very best. It's a good opportunity. If you are a fresher, you should try at least once. सिलेक्शन होगा तो एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा आपके करियर को। ठीक है, और इसके अलावा आपके कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।